U121 हिंदी अध्याय 1201 कनिष्ठ भाई _3 एल्डर मास्टर शुन ने जानबूझकर आह भरी, इसका कोई गहरा अर्थ नहीं है, बस मेरी उम्र बढ़ रही है और मुझमें ऊर्जा की कमी होती जा रही है। हाल ही में मैं स्वर्गीय रहस्य में डूबा हुआ हूँ और मेरी दिव्य अनुभूति क्षीण हो गई है, जिससे मैं कुछ थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। फॉर्मेशन पर बहुत सारी कक्षाएं हैं, सब कुछ कवर करने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं उन्हें एक बड़ी कक्षा में शामिल कर सकता हूं और एक ही बार में सब कुछ पढ़ा सकता हूं। ये सुनकर ताइक्सु संप्रदाय के गुरु को कुछ व्यथित महसूस हुआ। एल्डर मास्टर झुन ने सचमुच अपना जीवन ताइक्सु गेट के लिए समर्पित कर दिया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। ताइशु संप्रदाय के गुरु ने धीरे से कहा, क्यों न हम अपने संप्रदाय के बुजुर्गों और प्रशिक्षकों को ही ताओ की शिक्षा देने दें। बुजुर्ग, आपका दर्जा पूजनीय है, आपको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने और खुद को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बड़े मास्टर झुन ने सख्ती से कहा। शिक्षण और शिक्षा हमारे ताइशु द्वार का आधार है, चाहे वह आधार स्थापना हो या पंथ रूपांतरण, प्रशिक्षक हो या एल्डर, साधना की गहराई या पद की ऊंचाई, चाहे जो भी हो, सभी को मुख्य रूप से शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शिक्षा देने में गर्व महसूस करना चाहिए। यही संप्रदाय का कर्तव्य है। भले ही मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इस सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता। ये सुनकर ताइक्सु संप्रदाय के गुरु को गहरा सम्मान महसूस हुआ। वे तुरंत खड़े हो गए और औपचारिक रूप से झुककर कहा, जूनियर, बड़े की शिक्षाओं का आदरपूर्वक पालन करो। बड़े मास्टर झुन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और संतुष्टि में सिर हिलाया। मामला सुलझने के बाद एल्डर मास्टर शुन चले गए, लेकिन उनके शब्द अभी भी ताइक्सु संप्रदाय के गुरु के कानों में गूंज रहे थे। ताइक्सु संप्रदाय के गुरु ने लंबे समय तक विचार किया, उनकी भावनाएं जटिल थीं और वे खुद से आह भर रहे थे। आज के साधना जगत में, चाहे वह परिवार हो या संप्रदाय, एल्डर मास्टर शुन जैसे खुले दिल और ईमानदारी की भावना वाले लोग कम होते जा रहे हैं। ताइक्सु संप्रदाय के गुरु ने आह भरी, चाय का एक घूंट लिया और अचानक रुक गए, ध्यान से सोचा और फिर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फॉर्मेशन पर यह बड़ी कक्षा, इसे अभी क्यों शुरू किया जाए, पहले या बाद में क्यों नहीं? यद्यपि यह शिक्षण और शिक्षा देने के उद्देश्य से है, फिर भी उन्हें हमेशा लगता था कि एल्डर मास्टर जून का इसमें कुछ निजी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन एल्डर मास्टर शुन ईमानदार थे और उनका विवेक साफ था, तो उनका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकता था? ताइक्सु संप्रदाय के गुरु ने इसके बारे में सोचने के बाद अपना सिर हिलाया। यह उसकी अपनी अति सोच का परिणाम होगा। बड़े मास्टर झुन अत्यधिक सम्मानित होने के कारण उसे धोखा नहीं देंगे। अल्पविराम। ताइक्सु संप्रदाय के गुरु के साथ चर्चा के बाद गठन वर्ग के नियमों को बदल दिया गया। अगली फॉर्मेशन कक्षा एक बड़ी कक्षा से शुरू होगी। पाठ्यक्रम का स्थान ताओ शिक्षण मंडप के सबसे बड़े ताओ शिक्षण कक्ष में निर्धारित किया गया था। एल्डर मास्टर झुन मंच पर खड़े थे और उनके नीचे घनी भीड़ में शिष्य बैठे थे, सभी मोहुआ के ही समूह से थे, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी। एल्डर मास्टर झुन ने दर्शकों पर अपनी नजर घुमाते हुए संक्षेप में कहा, अब से फॉर्मेशन की शिक्षा एक समान रूप से संचालित की जाएगी, जिसमें मैं नेतृत्व करूंगा और प्रशिक्षक सहायता करेंगे, और साथ ही। बड़े मास्टर जून ने नीचे देखा, अपने हाथ से इशारा किया और कहा, मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। एल्डर मास्टर जून ने आगे कहा, आप फॉर्मेशन क्लास के जूनियर ब्रदर होंगे। आम दिनों में जब मैं यहाँ नहीं होता और प्रशिक्षक यहाँ नहीं होते, तो आप ही प्रभारी होंगे। मोहुआ अचानक से चौंक गया, थोड़ा चकित हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि एक ही समय में हजारों निगाहें एक साथ छोड़े गए तीरों की तरह उसकी ओर निर्देशित थीं। ये निगाहें कुछ परिचित, कुछ अपरिचित, कुछ हैरान, कुछ प्रशंसात्मक, कुछ संदेहपूर्ण और कई कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण। वे सभी ताइक्सु गेट के सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि वे एक ही समूह में थे, फिर भी उनमें से कई मोहुआ से परिचित नहीं थे। अचानक एक जूनियर भाई की नियुक्ति हो जाने पर अपने घमंडी स्वभाव के कारण वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? मोहुआ को उन निगाहों के नीचे अपने सिर की त्वचा में झुनझुनी महसूस हुई, उसका पूरा शरीर असहज हो गया। बड़े मास्टर जून ने इसे अनदेखा कर दिया और मोहुआ से कहा, मोहुआ, यहाँ आओ। सबके सामने मोहुआ ने भारी दबाव महसूस किया, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और मंच पर कदम रखा। एल्डर मास्टर जून के बगल में खड़ा हो गया। अपने सफेद बालों के साथ एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ के कंधों को धीरे से थपथपाया और मोहुआ की ओर इशारा करते हुए नीचे शिष्यों को संबोधित करने से पहले थोड़ा सा सिर हिलाया। अब से वह तुम्हारा जूनियर भाई होगा।
मुंह हुआ के बोलने से पहले ही नीचे बैठा एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका, खड़ा हो गया और यद्यपि अभी भी सम्मानपूर्वक थोड़े गुस्से के साथ पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं एल्डर मास्टर, क्या यह एक अंदरूनी निर्णय है? बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया और खुले तौर पर कहा, हाँ। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। एल्डर मास्टर जून को इतना स्पष्टवादी देखकर उसे समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। एक अन्य शिष्य खड़ा हुआ और बोला, बड़े गुरु, आप पक्षपात कर रहे हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एल्डर मास्टर जून ने उसकी ओर हल्के से देखा और कहा, और फिर? मैं। शिष्य थोड़ा हिचकिचाया और फिर कुछ गर्व के साथ बोला, मेरे परदादा ताइक्सु द्वार के मुख्य बुजुर्ग हैं। मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि तुम अन्याय करते हो, पक्षपात करते हो और भ्रष्ट हो, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो और नियमों की अवहेलना करते हो। एल्डर मास्टर जून की अभिव्यक्ति में हल्का सा परिवर्तन आया और उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया। ठीक है, वापस जाकर उसे बता दो और अपने मुख्य बुजुर्ग परदादा को कल मुझसे मिलने बुलाओ। हमें नियम क्या होते हैं इस बारे में बात करनी है। शिष्य लड़खड़ाया, फिर उसके मन में संदेह होने लगा। ये एल्डर मास्टर जुन, ये बिल्कुल भी क्यों नहीं डरता? क्या वह सचमुच निडर है, या ये दिखावा है, या उसकी वरिष्ठता इतनी व्यापक है कि परदादा भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पाते? यह अफसोस की बात है कि परदादा ने पहले कभी इस एल्डर मास्टर जून का जिक्र नहीं किया। वह ये भी नहीं जानता कि संप्रदाय में एल्डर मास्टर जुन का क्या दर्जा है। लेकिन वह मूर्ख नहीं है। एल्डर मास्टर जुन के लहजे से यह स्पष्ट है कि वह अपने परदादा को अपनी नजरों में नहीं रखता। क्या होगा अगर उसकी वास्तविक स्थिति बहुत ऊंची है? शिष्य को अंदर से कुछ कंपन महसूस हुआ। मैं अपने परदादा के लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, क्या मैं? मेरे परदादा मुझे सजा तो नहीं देंगे, है ना? शिष्य का आत्मविश्वास खत्म हो गया और वह आज्ञाकारी होकर बैठ गया। अन्य शिष्यों को भी कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। आमतौर पर सावधानीपूर्वक काम करने वाले एल्डर मास्टर जुन, जो केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते थे, उनकी स्थिति उनकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिष्ठित हो सकती थी। अब किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। बड़े मास्टर जून गंभीर लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने चुपचाप आह भरी। यदि यह सामान्य दिन होता तो वह अपना समय लेते और सावधानीपूर्वक इसे संभालते। लेकिन अब चूंकि स्वर्गीय रहस्य अस्पष्ट है, स्थिति विशेष है और शीघ्र निर्णय आवश्यक है। भले ही उसे जबरदस्ती पदोन्नति देनी पड़े, उसे मुंह हुआ को ताइक्सु गेट का जूनियर भाई बनाना होगा। यह मामला ताइक्सु गेट के भाग्य से संबंधित है। इसमें देरी करने का कोई समय नहीं है और संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। स्वर्गीय रहस्य से संबंधित ऐसे प्रमुख मुद्दे में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट, परिणाम उल्टे होंगे। इसलिए एक बार स्वर्गीय रहस्य की झलक मिल जाए तो भले ही इसका अर्थ एक तरफा निर्णय लेना हो, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एल्डर मास्टर शुन ने नीचे बैठे शिष्यों का सर्वेक्षण किया। शिष्यों के समूह के चेहरे पर विभिन्न भाव थे। यद्यपि वे चुप थे, फिर भी वे स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थे। वे आश्वस्त हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उन्हें पहले मौखिक रूप से आज्ञाकारी होना चाहिए। तब एल्डर मास्टर जुन ने आदेशात्मक स्वर में कहा, यह मामला इस प्रकार तय हुआ है, आप सभी पहले उसे जूनियर ब्रदर कहेंगे। वे स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन एल्डर मास्टर जून के दबाव में उनके पास अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार इस पीढ़ी के ताइक्सु गेट के सभी स्वर्गीय गौरव महुआ से परिचित कुछ शिष्यों को छोड़कर अनिच्छा से और धीमी आवाज में थोड़े छोटे महुआ को पुकारते हैं। छोटा भाई प्रकार नाम से महुआ इस सत्र के सभी ताइक्सु संप्रदाय के शिष्यों के लिए जूनियर भाई बन गए। शिष्यों ने विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव किया, प्रत्येक ने अलग अलग अभिव्यक्तियां प्रदर्शित की। महुआ, जो हमेशा कम चर्चा में रहते थे, उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें आग पर तपाकर पकाया जा रहा हो। वे थोड़ा असहज और कुछ हद तक भ्रमित महसूस कर रहे थे। उस क्षण उसे सचमुच संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता या शायद उसकी माँ एल्डर मास्टर जून के खोए हुए रिश्तेदार थे? क्या वह एल्डर मास्टर शुन के वंशजों की अनगिनत पीढ़ियों में से एक था? अन्यथा एल्डर मास्टर जून उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते? महुआ कुछ हद तक हैरान था। कक्षा के बाद एल्डर मास्टर जून ने कहा, महुआ पीछे रहो। एक साथ हजारों जोड़ी आंखें तीरों की बौछार की तरह महुआ की ओर मुड़ गईं। महुआ ने आह भरी। शिष्य धीरे धीरे चले गए और विशाल ताओ शिक्षण कक्ष में केवल एल्डर मास्टर जुन और महुआ ही रह गए। महुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, बड़े मास्टर, मेरा जूनियर भाई होना क्या ये वास्तव में अच्छा है?
एल्डर मास्टर शुन के चेहरे पर कठोरता छा गई। इसमें क्या गलत है? दाव के मार्ग में व्यवस्था मायने नहीं रखती, योग्य लोगों का सम्मान किया जाता है। कनिष्ठ भाई का पद उन्हीं को मिलता है जो योग्य हैं। आपके प्रशिक्षण कौशल के साथ कनिष्ठ भाई की यह उपाधि निस्संदेह आपके योग्य है। इसके अलावा मैंने उनसे आपको बड़ा वरिष्ठ भाई कहने को नहीं कहा था, केवल कनिष्ठ भाई कहने को कहा था। इसमें समस्या क्या है? फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण की खेती, 17 पैटर्न फाउंडेशन स्थापना देर चरण दिव्य भावना, उच्च स्तर के दूसरे ग्रेड गठन का अध्ययन करने में सक्षम। इस तरह की अविश्वसनीय प्रतिभा एक गठन जूनियर भाई होने के नाते पर्याप्त से अधिक है। बड़े मास्टर जून ने चुपचाप अपने आप से सोचा। मोहुआ ने धीरे से कहा, लेकिन एल्डर मास्टर जुन ने मोहुआ की चिंताओं को देखा और कहा, केवल औसत दर्जे के लोग ही ईर्ष्या से मुक्त होते हैं। कम प्रोफाइल रखना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको अपनी क्षमताएं दिखानी चाहिए और अपने योग्य पदों के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि आप में क्षमता है तो आप अपने से कम सक्षम लोगों को क्यों दबाने देंगे? कुछ विचार करने के बाद मोहुआ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि मोहुआ समझ गया है, एल्डर मास्टर जून ने उसे आश्वस्त किया। निश्चिंत रहें, यद्यपि आपकी अन्य प्रतिभाओं में कमी है, लेकिन संरचनाओं के क्षेत्र में आप अद्वितीय हैं। याद रखना, तुम ताइशु के शिष्य हो, जो कि कियानशुए के 8 महान द्वारों में से एक है। अब से तुम पूरे सत्र के कनिष्ठ भाई भी हो। एल्डर मास्टर जुन ने जूनियर ब्रदर शब्द पर बहुत जोर दिया, जिससे मोहुआ की पहचान और मजबूत हो गई। विनम्र और सौहार्दपूर्ण होना अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एक व्यापक और अद्वितीय आचरण, एक जूनियर भाई का कद भी होना चाहिए। एल्डर मास्टर जुन ने एक बार फिर जूनियर भाई पर जोर दिया। मोहुआ ने सचमुच अपनी छाती फुला ली और आत्मविश्वास से भरकर अपना सिर ऊपर उठा लिया। एक और मामला है। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की ओर देखा और अचानक कहा, मुझे अग्निबुद्ध मामले के बारे में पता है। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। बिजली की चमक में वह अंततः समझ गया कि एल्डर मास्टर जून पहले इतना क्रोधित क्यों था, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह उसे परेशान करना चाहता था। मोहुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की ओर देखा, आह भरी, और धीमे स्वर में बोले, बुराई से व्यक्तिगत घृणा करना और दाव की रक्षा करना सराहनीय है, लेकिन आखिरकार आप अभी भी युवा हैं और ऐसे खतरनाक मामलों में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्राथमिकता अपनी साधना में सुधार करना और संरचनाएं सीखना है। आपकी साधना जितनी अधिक होगी, आपकी संरचनाएं उतनी ही उत्कृष्ट होंगी, आपकी योग्यताएं उतनी ही मजबूत होंगी, और आप भविष्य में उतना ही अधिक कार्य कर सकेंगे। कुनपेंग ऊर्जा संचित करता है और भाग्य की प्रतीक्षा करता है, उसके बाद ही वह आकाश में उड़ान भरता है, स्वर्ग को अपनी पीठ पर उठाता है और 9 स्वर्गों को तोड़ता है। दुनिया की संरचना को बदलना, जीवन के भाग्य को उल्टना, और न केवल कुछ पाप साधकों और दानव साधकों को मारना। मोहुआ की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। ये देखकर कि मोहुआ ने स्पष्ट रूप से उनके शब्दों को दिल से लिया था, एल्डर मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे कहा, तो अब से आप साधना पर ध्यान केंद्रित करें, संरचनाओं का अध्ययन करें, और आपको कियानिक्स्यू राज्य सीमा छोड़ने की अनुमति नहीं है। मोहुआ तुरंत दंग रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एल्डर मास्टर जुन ने बिना किसी संदेह के दृढ़ता से कहा, आपकी साधना अभी भी बहुत कम है, कम से कम तब तक जब तक आप फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण तक नहीं पहुंच जाते। आपकी फॉर्मेशन स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपको और अधिक सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना अधिक उतना बेहतर, और जितना अधिक ठोस उतना बेहतर। बिना किसी कारण के बाहर मत भागो, इससे ध्यान भटकना आसान है और यह बहुत खतरनाक भी है। बड़े मास्टर जून की नज़र थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन मोहुआ ने कमजोरी से कहा, मुझे मेरिट पॉइंट्स कमाने होंगे। एल्डर मास्टर जून की निगाहें ठंडी हो गईं। मैंने मेरिट पवेलियन में जांच की है, अब तक आपके अधिकांश मेरिट पॉइंट ड्राइंग फॉर्मेशन से अर्जित किए गए हैं। आप जल्दी से फॉर्मेशन बनाते हैं, यहां तक कि पुरस्कारों को पूरा करने के लिए बाहर जाने से भी आपको कुछ और फॉर्मेशन बनाने से अधिक मेरिट पॉइंट नहीं मिलेंगे। मोहुआ की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। उसके रहस्य पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। मोहुआ को हिचकिचाते देखकर एल्डर मास्टर शुन ने न सिर्फ उसे घर में नजरबंद करने के बारे में सोचा, बल्कि उस नौजवान को नाराज होने से बचाने के लिए कुछ सुविधाएं भी देने के बारे में सोचा। उन्होंने एक अपवाद बनाया। ये सौदा है, आप संप्रदाय में रहें और संरचनाओं और संरचना आरेखों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करें।
मैं उन्हें आपको दे दूंगा और आपको उन्हें खरीदने के लिए मेरिट पॉइंट खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। मोहुआ को कुछ अविश्वास हुआ। उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी संरचना आरेख। बड़े मास्टर झुन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मोहुआ पूरी तरह से हैरान था। मेरिट पॉइंट्स खर्च न करना और फिर भी फॉर्मेशंस का अध्ययन करने में सक्षम होना। अभी अभी आसमान से एक बड़ी पाई गिरी। मोहुआ को डर था कि कहीं एल्डर मास्टर जून अपना मन न बदल दे, इसलिए उसने तुरंत पूरे दिल से सहमति दे दी। हाँ हाँ, मैं संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए संप्रदाय में रहूंगा, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। मोहुआ के गंभीर चेहरे और उसकी स्पष्ट सहमति को देखकर एल्डर मास्टर जून को अंततः आश्वस्त महसूस हुआ और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। इसके बाद मोहुआ को एल्डर मास्टर जून द्वारा आधिकारिक तौर पर ग्राउंडेड कर दिया गया। उनकी गतिविधियों की सीमा केवल कियानेक्सुए राज्य सीमा तक ही सीमित थी। ताइक्सू गेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह अधिक से अधिक कियानेक्स्यू राज्य सीमा के किनारे किंगजो शहर तक जा सकता था। पुरस्कार के लिए बाहर जाना पूरी तरह असंभव था। मोहुआ प्रतिदिन केवल संरचनाओं का अभ्यास कर सकता था और बाकी समय वह स्वयं को साधना के लिए समर्पित करता था। साधना के इस काल में वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में आगे बढ़ने में आने वाली बाधा अब दूर हो गई है। एल्डर मास्टर झुन भी अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मोहुआ को एक ही बार में 5 तत्वों 8 ट्रिग्राम एरे फॉर्मेशन से संबंधित 17 पैटर्न के साथ 10 द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन पेंटिंग्स प्रदान की। योग्यता अंकों के आधार पर गणना करें तो ये लगभग 4 से 5 हजार है। मोहुआ बहुत खुश था और एल्डर मास्टर जून के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस कर रहा था। ऐसे दुर्लभ अवसर के साथ मोहुआ ने और भी अधिक लगन से अध्ययन किया। जब भी एल्डर मास्टर शून्य मुक्त होते तो वे मोहुआ को बुलाकर उसे 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों के कुछ गठन सिद्धांतों के बारे में निर्देश देते तथा गठन अभ्यास में उसकी दक्षता की जांच करते। पूर्ण ध्यान के साथ मोहुआ ने न केवल तेजी से सीखा बल्कि बहुत मजबूती से अभ्यास भी किया। एल्डर मास्टर झुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अक्सर अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उम्र में युवा, समझ में उच्च, अत्यंत प्रतिभाशाली और बहुत मेहनती। इसके अलावा हर फॉर्मेशन भले ही सिर्फ एक दिन पढ़ा गया हो और कुछ बार अभ्यास किया गया हो, ऐसा लगता था मानो एक रात के बाद 10 दिन और अभ्यास किया गया हो। उनकी लिखावट बहते बादलों और बहते पानी की तरह सहज थी और उनके फॉर्मेशन पैटर्न गहरे और पूरी तरह से निपुण थे। वह अवधारणाओं को बहुत तेजी से समझ लेता था, जबकि उसकी नींव भी असाधारण रूप से मजबूत थी। यदि वह कुछ दशकों या 100 वर्षों तक अध्ययन जारी रखता है, जब मोहुआ पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और उसकी साधना बढ़ जाती है, तो उसके गठन कौशल कितने गहन हो जाएंगे। बड़े मास्टर जून ने शायद ही कल्पना करने की हिम्मत की। ये ताइक्सू गेट का एक शिष्य है। एल्डर मास्टर शुन का हृदय सैकड़ों वर्षों के उतार चढ़ाव का अनुभव कर चुका था और सामान्यतः शांत कुएं की तरह था, अब भावनाओं से उमड़ पड़ा और उच्च आशाओं से भर गया। एल्डर मास्टर जून की नज़र में मोहुआ, जिसने बड़ी मेहनत से फॉर्मेशन का अध्ययन किया था, सिर से पैर तक एक अतुलनीय खजाने की तरह चमक रहा था, यहाँ तक कि उसके रोमछिद्र भी चमक रहे थे। मोहुआ के मन में कोई और विचार नहीं था सिवाय इसके कि वह केवल प्रशिक्षण सीखने पर ही ध्यान केंद्रित करे। हर दिन साधना, कक्षाओं में भाग लेने और कक्षा के बाहर निर्माण आरेख सीखने और निर्माण का अभ्यास करने में व्यतीत होता था। एक बार काम पूरा हो जाने पर वह एल्डर मास्टर जून से और अधिक फॉर्मेशन डायग्राम मांगेगा। यद्यपि यह नीरस था, मोहुआ को लगातार नई संरचनाएं सीखने को मिलती रहीं जिससे वह संतुष्ट थी। कियानेक्सुए राज्य की सीमा को छोड़ने में असमर्थ और पुरस्कार लेने में असमर्थ। शांत संप्रदाय जीवन में एकमात्र चीज जो नीरस नहीं थी वह थी शिष्यों का समूह जो जानबूझकर परेशानी पैदा करते थे क्योंकि वे उसके जूनियर भाई होने से असंतुष्ट थे। आमतौर पर मोहुआ को उनसे कोई परेशानी नहीं होती थी, जैसे अचानक रास्ता रोक लेना, शब्दों से उसे उकसाना कि वह इस या उस प्रतियोगिता में भाग ले जहां अगर वह हार गया तो वह जूनियर भाई नहीं रह सकेगा, इस प्रकार की परिस्थितियां। ये सचमुच बचकाना था। मोहुआ ने उनकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली। उनका समय बहुमूल्य था और उन्हें अपना सीमित समय संरचनाओं को समझने की असीम प्रक्रिया में समर्पित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अभी भी जूनियर भाई था, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये प्रयास की बर्बादी और कृतज्ञता थी। एल्डर मास्टर झुन ने यही कहा था, कनिष्ठ भाई होने के लिए एक ऐसा आचरण और उदारता प्रदर्शित करना आवश्यक है जो सभी पहाड़ों को नजरअंदाज कर दे।
मोहुआ ने मन ही मन सहमति जताई। और जहां तक मोहुआ का प्रश्न है, वह किसी भी प्रकार के उकसावे के प्रति उदासीन था। ये शब्द उसके बाएं कान में गए और उसके दाहिने कान से निकल गए तथा उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये शिष्य तब असहाय थे। वे मोहुआ से ज्यादा कठोरता से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा करना एक साथी संप्रदाय के सदस्य का अपमान माना जाता था और इसके लिए सजा दी जाती थी। न ही उन्होंने संप्रदाय के भीतर मोहुआ पर शारीरिक हमला करने का साहस किया। संप्रदाय के भीतर शिष्यों के लिए एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करना और निजी तौर पर युद्ध करना सख्त वर्जित था। यदि वे कोई कदम उठाने की हिम्मत करते तो मोहुआ उन्हें मौके पर ही रिपोर्ट कर देता। एल्डर मास्टर शुन के न्याय करने से वे शिष्य उनमें से हर एक मुश्किल में पड़ जाएगा। एकमात्र अन्य तरीका था फॉर्मेशन कक्षा के दौरान चीजों को कठिन बनाना। जब एल्डर मास्टर जून मौजूद थे तो उन्होंने मोहुआ के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। न ही वे प्रशिक्षकों की उपस्थिति में ऐसा करने का साहस कर पाते। केवल तभी जब एल्डर मास्टर जुन और प्रशिक्षक दोनों अनुपस्थित थे और मोहुआ कुछ प्राथमिक रैंक द्वितीय श्रेणी संरचनाओं को पढ़ाने या समझाने में मदद कर रहा था, तब उन्होंने अपना चेहरा दिखाने और उस पर हमला करने का साहस किया। लेकिन ये शिष्य भूल गए कि एल्डर मास्टर जून ने पहले ही क्या घोषित कर दिया था। जब वह उपस्थित नहीं होता था या प्रशिक्षक उपस्थित नहीं होता था तो पूरा ताओ शिक्षण कक्ष मोहुआ के नियंत्रण में होता था। किसी भी उपद्रवी पर मोहुआ निजी तौर पर जवाबी कार्रवाई करता, मौके पर ही उसके साथ अलग व्यवहार करता तथा उसे प्रशिक्षण का दोगुना काम सौंपता। यदि दोगुना पर्याप्त न हो तो तिगुना करें। यदि वे पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते तो स्वाभाविक रूप से उनके फॉर्मेशन मूल्यांकन का मूल्यांकन खराब होगा, जिससे उनके वार्षिक मूल्यांकन पर असर पड़ेगा और उनके परिवारों में उनकी स्थिति पर भी असर पड़ेगा। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। मोहुआ का ऐसा व्यवहार, स्पष्ट रूप से सत्ता का दुरुपयोग, बेतहाशा दावे के साथ सत्ता का प्रयोग, ये वास्तव में हास्यास्पद था। आप तो बस एक जूनियर ब्रदर हैं, प्रशिक्षक नहीं और निश्चित रूप से एल्डर भी नहीं, फिर ऐसा अधिकार आपके पास कहां से आया? इस प्रकार कुछ शिष्यों ने इस मामले की सूचना एल्डर मास्टर शुन को दी। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एल्डर मास्टर जुन ने वास्तव में मोहुआ के कार्यों को उचित ठहराया था। व्यक्तिगत कारणों से शक्ति का उपयोग करते हुए मोहुआ ऐसा करने का साहस करता है और गंभीर रूप से एल्डर मास्टर जून वास्तव में उसे ढाल देता है। यह तो अकल्पनीय है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मोहुआ को लूज कल्टीवेटर मूल से माना जाता है। भले ही वह वास्तव में किसी महान पूर्वज का प्रत्यक्ष पोता होता तो भी उसे संभवतः ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। एल्डर मास्टर जून के समर्थन के कारण बाकी सभी लोग इसे अनिच्छा से ही स्वीकार कर सके। और मोहुआ वास्तव में थोड़ा तुच्छ था। जो कोई भी उनके सामने आता उन्हें उकसाता या चुनौती देता, हालांकि वे उन्हें बहुत महत्व नहीं देते थे, फिर भी वे चुपचाप उन्हें अपनी छोटी नोटबुक में लिख लेते थे। मोहुआ ने यह भी पाया कि जो लोग उसे परेशान करते थे वे लोग थे जो प्रशिक्षण सीखने में कमजोर थे। जो शिष्य निर्माण में निपुण थे, जब भी मोहुआ ने कुछ निर्माण सिद्धांतों का उल्लेख किया तो उन्हें मोहुआ के असाधारण निर्माण कौशल की समझ हो गई और वे जल्दबाजी में कार्य करने का साहस नहीं कर पाए। इसके बजाय जो लोग पढ़ाई में कमजोर थे वे जितने अधिक अज्ञानी थे उतने ही अधिक उग्र हो गए। क्योंकि वे पढ़ाई में कमजोर थे, वे अंतर को पहचान नहीं सके और अपनी स्वयं की प्रशिक्षण क्षमता के प्रति अंधे थे। यह महसूस करते हुए कि सभी लोग समान आयु के हैं और मोहुआ उनसे भी छोटा है, और चाहे मोहुआ का फॉर्मेशन कौशल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उन्होंने मोहुआ को अधिक महत्व नहीं दिया। जैसा कि कहावत है, किसी रत्न को बिना घर्षण के चमकाया नहीं जा सकता, न ही किसी प्रशिक्षण को उसके सिद्धांतों को समझे बिना सीखा जा सकता है। जूनियर भाई के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए मोहुआ ने गुप्त रूप से ध्यान रखा, थोड़ा सख्त हो गया, उनके निर्धारित पाठ्यक्रम को कठिन और थोड़ा अधिक व्यापक बना दिया। उन्होंने पाया कि अध्ययन से वे पूरी तरह चकित हो गए तथा जब उन्होंने संरचनाएं बनाने का प्रयास किया तो वे और भी अधिक उलझन में पड़ गए। कुछ समय तक इस बात से परेशान रहने के बाद धीरे धीरे उन्हें इस बात की समझ आ गई। निर्माण का मार्ग गहन एवं जटिल है। यद्यपि विद्यार्थी संरचना के अध्ययन में सतही तौर पर एक जैसे दिखते हैं, फिर भी उनके ज्ञान का स्तर आकाश और पृथ्वी जितना भिन्न हो सकता है, जिसमें भारी असमानता हो सकती है। और कुछ लोग तो इस असमानता को समझ ही नहीं पाते। इस कारण ये शिष्य और भी अधिक विनम्र हो गए। इसी समय उन्हें एक और सिद्धांत समझ में आया।
ये जूनियर भाई, जिसका उपनाम मो और नाम हुआ था, बाहर से भले ही सौम्य, कमजोर और शुद्ध दिखाई देता हो तथा आसानी से परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि वह एक गुप्त षड्यंत्रकारी है। वह स्वयं बिना उंगली उठाए दूसरों को फंसा लेता है। एक बार जब वह किसी से नापसंदगी जता लेता है तो उसे निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ता है। उन्होंने अपना सबक सीखा और अंततः शांत हो गए। मो हुआ और जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स के इस समूह के बीच का माहौल भी बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया, और शायद ही कोई उसमें गलती निकालने की हिम्मत करता था, चाहे वह कक्षाओं के दौरान हो या बाद में। सभी ने एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो का संतुलन बनाए रखा। हालांकि वे वास्तव में मोहुआ को अपने दिल में जूनियर भाई नहीं मानते थे, कम से कम उन्होंने सतह पर विनम्रता दिखाए और रवैया अभी भी स्वीकार्य था। मोहुआ के लिए ये ठीक था और वह काफी संतुष्ट था। सामान्य दिनों में वह उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी प्रशिक्षण का अध्ययन करने में भी व्यस्त रहते थे और उनके पास इन जूनियर भाइयों और जूनियर बहनों का मनोरंजन करने के लिए अधिक समय या इच्छा नहीं होती थी। अल्पविराम। इस तरह मोहुआ के गठन ज्ञान का स्तर तेजी से और चुपचाप आगे बढ़ा, और मोहुआ अपने गुरु से मिली सीख, जो सीखा है उसे लागू करो, को नहीं भूला। अपने अवकाश के दौरान मोहुआ आंटी वान को सम्मान देने के लिए किंगजो शहर की यात्रा करते थे और यदि संभव होता तो फॉर्मेशन मीडिया के मामलों पर चर्चा करने के लिए मास्टर गू से फिर मिलते थे। यदि मास्टर गू उपलब्ध होते तो वे भी किंगजो शहर से एकांत पर्वतीय शहर में गू परिवार के पास लौट आते। जब भी मोहुआ को फॉर्मेशन मीडिया के बारे में कोई प्रश्न होता, मास्टर गू बिना किसी संकोच के धैर्यपूर्वक सब कुछ समझा देते और मोहुआ की हर आवश्यकता को पूरा करते। हालांकि फॉर्मेशन मीडिया आखिरकार एक शिल्प है जो व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित है। वर्तमान में संप्रदाय तक सीमित मोहुआ को फॉर्मेशन का उपयोग करने की शायद ही आवश्यकता थी, इसलिए उनके कई विचार केवल सैद्धांतिक थे और उन्हें लागू करना असंभव था। फिर भी मास्टर गू के साथ खूब बातचीत करने से मोहुआ को बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन इससे उसके मन में एक संदेह भी पैदा हुआ। मास्टर गू एक निश्चित दृष्टिकोण से चून की फॉर्मेशन मीडिया को आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है और अनिवार्य रूप से इसे आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट के रूप में देखा जा सकता है, और चून की आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट्स को अतिरिक्त संरचनाओं की आवश्यकता होती है, तो क्या वे अनिवार्य रूप से फॉर्मेशन मीडिया नहीं है? तो क्या कहा जाए कि फॉर्मेशन मीडिया एक आध्यात्मिक कलाकृति है और एक आध्यात्मिक कलाकृति फॉर्मेशन मीडिया है। युवा मास्टर वास्तव में तेज तर्रार और विचारों में विस्तृत हैं। मास्टर गू ने मोहुआ के लिए थोड़ी सी बनावटी पारंपरिक प्रशंसा के साथ शुरुआत की और फिर आगे कहा, निर्माण माध्यम या आध्यात्मिक कलाकृतियां वेताओ साधना के विकास के लिए साधकों द्वारा अनुकूलित मानक मात्र हैं। ये सुनकर मोहुआ को अचानक एहसास हुआ, दरअसल दोनों ही वस्तुओं को आकृतियां बनाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बस लोगों ने सुविधा के लिए भेद कर लिए हैं। मास्टर गू एक पल के लिए अचंभित रह गए और अब ईमानदारी से बोले, युवा स्वामी वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं। उन्होंने आगे बताया, फॉर्मेशन मीडिया और आध्यात्मिक कलाकृतियां बहुत समान हैं, लेकिन यदि आप विवरणों में तल्लीन हो जाएं, तो कई पेचीदगियां हैं जिनमें मुख्य बिंदु ताओ साधना उद्योग से संबंधित है। उद्योग? मोहुआ ने पूछा। हाँ, मास्टर गू ने सिर हिलाया। साधना जगत में सामान्य आध्यात्मिक कलाकृतियां मानक आध्यात्मिक हथियार हैं। इन आध्यात्मिक कलाकृतियों में शोधन सामग्री, आयाम, प्रक्रियाएं और संगत संरचनाओं का एक निश्चित समूह होता है और सभी के अपने मानक होते हैं। इसका उद्देश्य कलाकृति शोधन की दक्षता बढ़ाना, उद्योग के पैमाने का विस्तार करना और आध्यात्मिक कलाकृतियों का उत्पादन बढ़ाना है। निर्माण आध्यात्मिक कलाकृति की सेवा करता है और निर्माण का कार्य आध्यात्मिक कलाकृति द्वारा संचालित होता है। फॉर्मेशन मीडिया अलग होता है क्योंकि यह फॉर्मेशन की सेवा करता है। फॉर्मेशन मीडिया पर विभिन्न फॉर्मेशन बनाए जा सकते हैं, इसलिए फॉर्मेशन मीडिया का कार्य फॉर्मेशन द्वारा निर्देशित होता है। मोहुआ ने अचानक प्रकाश देखा और पूछा, तो फिर क्या कोई आध्यात्मिक कलाकृति है जो विशेष रूप से निर्माण की सेवा करती है? हाँ, मास्टर गू ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि फॉर्मेशन मीडिया बहुमुखी है, वे सभी फॉर्मेशन में पूरी तरह से फिट नहीं हो सकते हैं और फॉर्मेशन के कार्यों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में संरचना से पूरी तरह मेल खाने के लिए विशिष्ट सामग्रियों, आयामों, रूपों और प्रक्रियाओं का उपयोग करना आवश्यक है। ऐसी आध्यात्मिक कलाकृतियां आमतौर पर अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण होती हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधि आत्मा तलवारें हैं।
आत्मा तलवार। मोहुआ की आंखें चमक उठी, सोचते हुए। मास्टर गू ने सिर हिलाया। निम्न स्तरीय मानक स्पिरिट तलवारों, वास्तविक उच्च स्तरीय स्पिरिट तलवारों और यहाँ तक कि कुछ व्यक्तिगत जादुई खजाने वाली स्पिरिट तलवारों को छोड़कर उनकी शोधन विधियां शीर्ष गुप्त हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। तलवार की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए आत्मा तलवार की सामग्री और रूप को अंतर्निहित तलवार सरणी से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। तलवारों की व्यूह रचना। मोहुआ का दिल धड़क उठा और उसने पूछा, मास्टर गू, क्या आपने कभी तलवारों की व्यूह रचना देखी है? मास्टर गू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तलवारों की व्यूह रचना एक अत्यंत विशिष्ट संरचना है और ये तलवारबाजी करने वाले परिवारों की मूल विरासत है। एक कलाकृति परिशोधक होने के नाते मुझे इसे देखने की योग्यता कहाँ से मिलेगी? मोहुआ ने कुछ निराश होकर आह भरी। मास्टर गू ने आगे कहा, तलवार हथियारों के अलावा अन्य अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों को भी उच्च स्तरीय संरचनाओं के साथ मेल खाना चाहिए। मोहुआ को एक समस्या का एहसास हुआ। अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों की बात करें तो यदि उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो क्या वे मानक आध्यात्मिक हथियार नहीं बन जाएंगे? मास्टर गू आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सिर हिलाया। सही है, लेकिन चूंकि अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों का आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें मानक आध्यात्मिक हथियारों से अलग करने के लिए अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण कहा जाता है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, ताऊ खेती उद्योग के मुद्दों के कारण। हाँ, मास्टर गू ने सिर हिलाया और मोहुआ को समझाना शुरू किया। बड़े पैमाने पर उत्पादित मानक आध्यात्मिक हथियार बहुमुखी कार्य वाले सामान्य सामग्रियों से बने और सस्ते होने चाहिए। उन पर बनी संरचनाएं भी सरल और उपयोगी होनी चाहिए। आध्यात्मिक कलाकृतियों को अच्छी तरह से बेचने के लिए बहुमुखी होना चाहिए। सामान्य सामग्रियों का मतलब है सोर्सिंग पर कम प्रतिबंध, सस्ती सामग्री का मतलब है कम लागत, सरल संरचनाओं का मतलब है कि कोई भी फॉर्मेशन मास्टर उन्हें बना सकता है, या यहाँ तक कि बिना अनुभव के भी कोई इसे आधे महीने में सीख सकता है और इसे आसानी से संभाल सकता है। इस तरह वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण अलग होते हैं, उनका निर्माण महंगा होता है, उनके विशेष रूप होते हैं और उनके विशेष कार्य होते हैं। उन पर मौजूद संरचनाएं भी एक साधारण निर्माण गुरु के लिए बहुत जटिल होती हैं, जिससे उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन लगभग असंभव हो जाता है। विशेष रूप से संरचनाएं। मास्टर गू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इसके बारे में सोचें, यदि अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण पर फॉर्मेशन केवल मुट्ठी भर फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, या यहाँ तक कि सिर्फ एक या दो द्वारा, तो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जा सकता है? एक फॉर्मेशन मास्टर एक दिन में कई फॉर्मेशन नहीं बना सकता, और यदि यह फॉर्मेशन मास्टर चित्र बनाना बंद कर दे तो उनकी जगह दूसरा ढूंढना आकाश तक पहुंचने जितना कठिन होगा। हालांकि सामान्य तौर पर कहा जाए तो एक बार जब अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाएंगे तो वे मानक आध्यात्मिक हथियार बन जाएंगे। लेकिन व्यावहारिक साधना उद्योग के परिप्रेक्ष्य से अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों में लागत, रूप और विशेष रूप से संरचनाओं के कारण कई अनसुलझे समस्याएं हैं, जो उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूरी तरह से अव्यावहारिक बनाती हैं। मास्टर गू ने कुछ भावुक होकर कहा। ओह! मोहुआ ने अनिर्णित भाव से सिर हिलाया। संप्रदाय में लौटने के बाद मोहुआ ने एक बार फिर मास्टर गू के शब्दों पर विचार किया। ताओ साधना उद्योग के जटिल विभाजनों में गहराई से जाने के बिना एक निश्चित अर्थ में निर्माण माध्यम एक आध्यात्मिक कलाकृति है और एक आध्यात्मिक कलाकृति भी निर्माण माध्यम है। जैसे जैसे उनकी अपनी साधना आगे बढ़ी और उनकी दिव्य भावना मजबूत हुई, संरचनाओं के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई और माध्यम के रूप में पृथ्वी का उपयोग करके भूमि को संरचना में लाने की तकनीक में वे अधिक कुशल होते गए। सामान्य फॉर्मेशन मीडिया पर निर्भरता इतनी अधिक नहीं थी। आध्यात्मिक कलाकृतियां ऐसी हैं कि यदि आपके पास हैं तो आप उनका उपयोग करते हैं, यदि नहीं तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहुआ भी उन पर विशेष रूप से निर्भर नहीं था। हालांकि यदि कोई फॉर्मेशन के उपयोग को व्यापक रूप से विस्तारित करना चाहता है या फॉर्मेशन के अधिकतम कार्य को सामने लाना चाहता है, तो उसे फॉर्मेशन और बाहरी मीडिया के बीच संगतता पर विचार करना होगा। इसका दायरा काफी व्यापक है। इसमें सामान्य निर्माण मीडिया, मानक आध्यात्मिक हथियार और स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रूप से अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण शामिल हैं। मोहुआ को छोटे मछली पकड़ने वाले गांव की याद आई।
छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के मछली पालक कठिनाई में जीवन गुजारते थे, कठिन जीवन जीते थे। वे कच्ची नावों, जालों और हार्पूनों का उपयोग करते थे। संरचनाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। यद्यपि साधना जगत 20,000 वर्षों से अधिक समय से विकसित हो रहा है तथा शिल्पकला शोधन और संरचना दोनों के कौशल बहुत परिपक्व हैं, फिर भी इन खेती कौशलों में से 10 में से 1 या 2 से भी कम कौशलों को जमीनी स्तर के किसानों द्वारा सही मायने में नियोजित किया जा सकता है। खेती की दुनिया विकसित हुई है, लेकिन विरासत पर एकाधिकार हो गया है। कौशल को अद्यतन किया गया है, लेकिन केवल शोषण के लिए उपयोग किया गया है। न केवल छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में, बल्कि टोंगक्सियन शहर, दक्षिण यू शहर और विभिन्न आमर शहरों में निम्न वर्ग की सामान्य स्थिति भी यही है, जिसे मो हुआ ने अपनी यात्रा के दौरान देखा था। मो हुआ की अभिव्यक्ति जटिल थी, गहरी भावनाओं से प्रभावित थी। साधक स्वर्गीय ताओ को सभी जीवों के लिए लाभकारी मानते हैं। संरचनाएं स्वर्गीय दाओ की अभिव्यक्ति हैं। विनम्र मूल से आने और रास्ते में इतने सारे अवसर प्राप्त करने, इतने सारे रूपों को समझने के बाद स्वाभाविक रूप से मुझे स्वर्गीय दाओ की इच्छा को भी बनाए रखना चाहिए। अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए करना चाहिए। ये वह दाओ है जिसे मैंने अभी तक समझा है। ये साधना का दाओ है, साथ ही यह संरचनाओं का दाओ भी है। मो हुआ ने आसमान की ओर देखा। आकाश विशाल है, सभी चीजों को अपने में समेटे हुए है, जीवन को जन्म देता है, आत्मा सुधार की खोज में अनंत और निरंतर है। अस्पष्टता के बीच मो हुआ को लगता है कि यह भी दीर्घायु का दाव होना चाहिए, लेकिन यह मेरे लिए एक धुंधला सा ज्ञान है। क्या ये वास्तव में ऐसा है? इसके लिए मुझे अभी भी सक्रिय सत्यापन की आवश्यकता है। व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से महान दाव का अभ्यास करना चाहिए। ये भी वही है जो मास्टर ने मुझे सिखाया है। बिना अभ्यास के दाव को समझना उसे बिल्कुल न समझने के समान है। केवल व्यक्तिगत रूप से उस दाव का अभ्यास करके जिसे व्यक्ति ने समझ लिया है, वह जान सकता है कि उसका दाव सही है या नहीं। यदि यह सही है तो इस पर कायम रहें, यदि यह गलत है तो इसे सुधारें। इस प्रकार कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, निरंतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए और उसे व्यवहार में लाते हुए, अंततः कोई व्यक्ति सच्ची दीर्घायु की राह पर चलने की आकांक्षा कर सकता है। मो हुआ की निगाहें स्पष्ट थीं, उसका ताओवादी हृदय अचानक प्रबुद्ध हो गया। जब भी उनके पास कुछ खाली समय होता तो वे अपने दिल में संरचनाओं और संरचना मीडिया के बीच अनुकूलता के मुद्दे पर विचार करना शुरू कर देते। इस बात पर विचार करना कि किस प्रकार व्यापक रूप से मानक आध्यात्मिक हथियारों पर संरचनाओं को लागू किया जाए तथा किस प्रकार अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरणों के माध्यम से संरचनाओं की शक्ति को अधिकतम किया जाए। मो हुआ ने संरचना आरेखों के कई प्रारूप बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी क्यानिक्स्यू राज्य सीमा को नहीं छोड़ सकता है और उसे संरचना सीखने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए निर्माण आरेखों के ये प्रारूप केवल वैचारिक स्तर पर ही रह सकते हैं, उन्हें व्यवहार में आजमाने का अवसर नहीं मिलेगा। मो हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ, और जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, कुछ और महीने भी जल्दी ही बीत गए। मो हुआ की दिव्य भावना थोड़ी भी विकसित नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय दाव कानून उनकी चेतना के सागर में मंडरा रहे थे, लगातार कर लगा रहे थे, उनके दिव्य इंद्रिय क्षेत्र को 18 प्रतिमानों से नीचे रख रहे थे, उनके दिव्य विचार को असीमित रूप से बढ़ने और किसी प्रकार की सीमा को पार करने से रोक रहे थे। मो हुआ को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। जब उसके पास समय था तो उसने चेतना के सागर के भीतर कानून की इस दरार का भी अध्ययन किया, लेकिन यह इतना गहरा, अनदेखा और मो हुआ के लिए अनसुना था कि वह कम समय में कुछ भी नहीं सुलझा सकता था और इसे केवल कुछ समय के लिए ही रहने दे सकता था। अभी बहुत समय बाकी है और स्वर्गीय दाव की खामियों का फायदा उठाने की जल्दबाजी करना कोई जरूरी काम नहीं है। जबकि दिव्य ज्ञान अवरुद्ध था, उसकी साधना स्पष्ट रूप से आगे बढ़ चुकी थी। मो हुआ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे संतृप्त हो रही थी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र की बाधा अवधि तक पहुंच रही थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब मो हुआ ध्यान और साधना कर रहा था, उसका क्यूई सागर अचानक कांप उठा और एक असाधारण घटना घटित हुई। ठीक पहले की तरह क्यूई सागर के संतृप्त होने के साथ आध्यात्मिक शक्ति अचानक पारे के समान धागों में परिवर्तित हो गई, शिरोबिंदुओं से होकर बह निकली, पार्श्व चैनलों के साथ यात्रा की और उसके सिर के शीर्ष पर बहुई शिरोबिंदु की ओर एकत्रित हो गई। स्वर्गीय द्वार बिंदु से गुजरते समय आध्यात्मिक शक्ति के धागे मो हुआ के चेतना सागर में प्रवेश कर गए और अंततः चेतना सागर के भीतर एक आत्मा स्क्रीन बुनी गई। इस बार आत्मा स्क्रीन क्यूई शोधन क्षेत्र की तुलना में अधिक सघन थी।
क्यूई शोधन क्षेत्र में आत्मा स्क्रीन धुंध की तरह थी, इस बार यह पानी के पर्दे की तरह थी। आत्मा स्क्रीन के भीतर गठन पैटर्न प्रसारित हुए। ये सभी पैटर्न द्वितीय श्रेणी के थे, जिनमें हल्की चमक थी, जटिल और जटिल थे तथा एक व्यापक रहस्य संरचना का निर्माण कर रहे थे। मूव हुआ इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थी। ये स्वर्ग ज्ञान जुए द्वारा निर्मित रहस्य संरचना बाधा तक पहुंचने की सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि मूव हुआ ने देखा कि इस बार उसकी चेतना के सागर में आध्यात्मिक शक्ति ने असली पारे की तरह एक हल्का चांदी सफेद रंग प्रदर्शित किया। ये ईश्वरीय विचार में गुणात्मक परिवर्तन का संकेत था। मूव हुआ ने भगवान येलो माउंटेन की यह बात याद दिलाई कि दिव्य मज्जा का रंग, जो दिव्य पद को दर्शाता है, चांदी से शुरू होता है। मूव हुआ ने राहत की सांस ली और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। मैंने सही अनुमान लगाया। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में स्वर्ग ज्ञान जुए की अड़चन को तोड़ने के लिए न केवल आधार के रूप में दिव्य भावना के क्षेत्र की आवश्यकता होती है, बल्कि साधन के रूप में संरचनाओं की निपुणता की भी आवश्यकता होती है, बल्कि योग्यता के रूप में दिव्य विचार के स्तर की भी आवश्यकता होती है। मेरे सामने जो रहस्यमय संरचना है, जो पुनर्तः चांदी के दिव्य मज्जा सदृश टेलीकिनेसिस द्वारा निर्मित है, वह बरसती हुई चांदी के समान दैदीप्यमान है, अपनी चमक में चकाचौंध करने वाली है तथा भीतर से रहस्यमय रूप से गहन है। पर्याप्त दिव्य पद के बिना किसी के पास रहस्य संरचना को सुझाने की कोई योग्यता नहीं होती। यदि किसी की संरचनाओं में महारत अधिक नहीं है, तो रहस्यमय संरचना को अनलॉक नहीं किया जा सकता। पर्याप्त दिव्य इंद्रिय क्षेत्र के बिना किसी के पास इस अड़चन का सामना करने की शक्ति भी नहीं हो सकती। ये सभी आवश्यकताएं कुछ हद तक विचित्र और असाधारण हैं। हुआ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार मैंने किस तरह की साधना तकनीक सीखी। इस तकनीक की आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन यह भी असंभव लगता है कि यह दिव्य प्राणियों के लिए है। देवता दांव से निर्मित होते हैं और इसे सहज रूप से जानते हैं। मूव हुआ ने कभी नहीं सुना था कि देवताओं को साधना तकनीक सीखने की जरूरत होती है। तो फिर यह तकनीक किसके लिए है? मूव हुआ ने भौहें चढ़ाईं। राक्षस, राक्षस। मूव हुआ ने इसके बारे में चाहे जो भी सोचा हो, उसे यह असंभव लगा, इसलिए उसने हार मान ली। चूंकि मैं पहले से ही इस समुद्री डाकू जहाज पर सवार हूं, इसलिए अब रास्ता बदलना नामुमकिन है। मैं सिर्फ आंखें बंद करके ही अभ्यास कर सकता हूं। मूव हुआ लंबे समय से बाधाओं को पार करने के लिए तैयार थी। संरचनाओं को हल करना उनके लिए दूसरी प्रकृति थी। उन्होंने दिव्य पद की शर्तें भी पूरी कर ली थीं। उसे बस कुछ समय चाहिए था, चरण दर चरण आगे बढ़ना था, एक एक करके रहस्यमय संरचनाओं को हल करना था और अड़चन स्वाभाविक रूप से टूट जाएगी। हालांकि मूव हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ कि मिस्ट्री फॉर्मेशन का रंग चांदी था। चांदी दिव्य मज्जा का रंग है, जो दिव्य पद का प्रतीक है। मूव हुआ ने दिव्य मज्जा का एक विशाल भंडार निगल लिया है। उसके दिव्य विचारों का एक बड़ा हिस्सा उसके सुनहरे रक्त में शुद्ध सोने के कणों के साथ घुल मिल गया है। चांदी की तुलना में ये काफी आगे है। स्वर्ग ज्ञान जुए की अड़चन के लिए दिव्य रैंक की आवश्यकता बेतुकी लगती है, लेकिन वर्तमान मूव हुआ के लिए ये थोड़ा कम लगता है। मूव हुआ को थोड़ी निराशा हुई। मेरे चांदी, यदि उसे यह पता होता तो उसे सूखे कुओं की खोज करने, मछली पकड़ने वाले गांवों में प्रवेश करने, नदी देवता के मंदिर में जाने, नदी देवता को मारने या दुष्ट देवता को भस्म करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सारी चिंता व्यर्थ थी। उनकी सावधानियां आवश्यकता से कुछ अधिक थीं। लेकिन ये तो उनके दिव्य विचारों के परिवर्तन की शुरुआत मात्र है। चांदी की शक्ति को दहलीज के रूप में इस्तेमाल करना सामान्य बात लगती है। अगले चरण संभवतः इतने सरल नहीं होंगे। अगला, मूव हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, उसका दिल ठंडा हो गया। अगली अड़चन, दिव्य रैंक की आवश्यकता सिर्फ पीला सोना, शुद्ध सोना ही नहीं, बल्कि अधिक उन्नत जेड रंग और चमकदार ग्लास भी हो सकती है ना? वह दिव्य सार किस स्तर का होगा? वह उपभोग के लिए इतनी उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य सार कहां से पा सकता था? और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह उन दुर्जय देवताओं को पराजित कर सकता था? मूव हुआ की खोपड़ी झंझना उठी। लगता है मुझे अभी और दिव्य मज्जा खाने की जरूरत है। अगर मुझे अच्छे नहीं मिलते तो बस साधारण मज्जा ज्यादा खा लूं, थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लूं, वरना आगे आने वाली रुकावटें वाकई परेशानी का सबब बन जाएंगी। मूव हुआ ने अंदर ही अंदर आह भरी। हालांकि अभी फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज पर अड़चनें कठिन नहीं हैं। कुछ समय के बाद चेतना सागर रहस्य संरचनाओं को हल करने के बाद एक बार जब वह अड़चन को तोड़ देता है,
तो उसकी साधना सफलतापूर्वक फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण तक आगे बढ़ जाएगी। फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज में वह अपने संप्रदाय के साथियों की गति के साथ चल सकता था और उसे एक कक्षा दोहरानी नहीं पड़ती थी। वरना अगर उसकी साधना जारी नहीं रह पाती तो उसे एक कक्षा दोहरानी पड़ती। अगर ऐसा हुआ तो वह हमेशा के लिए जूनियर बन जाएगा, जबकि वह सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय से जूनियर भाई था। शुक्र है, उनकी खेती अभी भी जारी है। मोहुआ ने धीरे से राहत की सांस ली। इसके बाद मोहुआ ने अपनी साधना को लगातार जारी रखा, धीरे धीरे बाधाओं को तोड़ते हुए अपनी प्रगति को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखा। जल्द ही नया साल नजदीक आ रहा था। मोहुआ का ताइक्सू गेट पर दूसरा वर्ष भी समाप्त होने वाला था। वार्षिक वर्षांत मूल्यांकन के बाद ताइक्सू गेट नए साल की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगा। मोहुआ के परिणाम पिछले वर्ष की तरह स्थिर रहे। फॉर्मेशन में 1 ग्रेड ए और 6 ग्रेड सी लगातार स्थिर प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य पाठ्यक्रमों जैसे कि कीमिया या कलाकृति शोधन में ग्रेड सी के अलावा वह कोई अन्य ग्रेड प्राप्त नहीं कर सका। इस रिपोर्ट कार्ड में कोई आश्चर्य नहीं था और स्वाभाविक रूप से कोई प्रत्याशा भी नहीं थी। मोहुआ ने इसकी आशा की थी। उसका हृदय स्थिर जल की तरह शांत था। छुट्टियों के दौरान अधिकांश शिष्य नए साल के लिए घर वापस चले जाते हैं। हालांकि मोहुआ ताइक्सू गेट पर ही रुका रहा। ली राज्य बहुत दूर था, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ, बादलों और धुंध से ढका हुआ। वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था। वह केवल संप्रदाय में रह सकता था, हर दिन फॉर्मेशन पुस्तकें पढ़ सकता था, फॉर्मेशन सीख सकता था और बाधाओं को तोड़ सकता था। यद्यपि यह एकाकी था, फिर भी यह संतुष्टिदायक था। फिर भी उन्होंने खुद को 2 दिन की छुट्टी दे दी। 28 तारीख को नए साल से ठीक पहले गू परिवार ने एक पारिवारिक भोज का आयोजन किया। चाची वान ने उसे अपने पास आने, आराम करने, कुछ लालटेन देखने और कुछ अच्छा खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। मोहुआ थोड़ा हिचकिचाया। गू परिवार के भोज में भाग लेते समय उन्हें ये निश्चित नहीं था कि यह उचित है या नहीं। लेकिन यूएर उसके बगल में खड़ी, उसकी आस्तीन खींच रही थी, उसकी आंखें नम थीं, वह उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी। मोहुआ का दिल नर्म पड़ गया और वह सहमत हो गया। जल्द ही 28 तारीख आ गई और मोहुआ ने संप्रदाय को छोड़ने और गू परिवार की ओर जाने की तैयारी की, इसलिए वह एल्डर मास्टर जून को विदाई देने गया। बड़े मास्टर जून को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मोहुआ गू के यहाँ एक पारिवारिक भोज में भाग लेने जा रहा है। वह जानता था कि मोहुआ का गू परिवार के साथ संबंध है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि संबंध इतना गहरा होगा कि वह उनके नए साल के भोज में भी जा रहा है। गू परिवार, वैनरेन परिवार, शांगुआन परिवार। एल्डर मास्टर झुन ने एक पल सोचा, फिर मोहुआ की ओर देखा जो खाली हाथ था और पूछा, तुम ऐसे ही दावत में जा रहे हो? मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा नहीं था कि वह उपहार नहीं लाना चाहता था, मुद्दा यह था कि उसके पास देने के लिए कुछ भी उचित नहीं था। गू परिवार, वैनरेन परिवार सभी महान परिवारों से आए थे, जिनकी जड़ें गहरी थीं और जिनके पास अपार धन था। आत्मा पत्थरों के पहाड़ थे, जिनमें किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी मामूली पारिवारिक संपत्ति में कोई उल्लेखनीय बात नहीं थी। इससे पहले उन्होंने आंटी वान को सुनहरे कमल के रंग का त्रिरंगीन काप उपहार में दिया था, लेकिन वह संयोगवश मिलना कठिन था और महंगा भी था। इसके अलावा अंत में उस त्रिरंगीन काप का आधा हिस्सा उसके अपने पेट में चला गया, बाकी आधा यूएर ने खा लिया। चाची वान ने सूप का केवल एक घूंट ही पिया। एल्डर मास्टर झुन ने थोड़ा सिर हिलाया, यहाँ रुको। ये कहने के बाद वह खड़ा हुआ, कुछ कागज और कलम निकाले और स्वयं कुछ शब्द लिखकर मोहुआ को दे दिए। इसे उपहार के रूप में अपने साथ ले जाओ। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। इन दिनों में वो समझ गया था कि एल्डर मास्टर जून यद्यपि केवल एक प्रशिक्षक प्रतीत होते थे, परंतु उनमें ऐसी समझ, मन की विशालता, कद काठी और एक ऐसा आक्रोशपूर्ण अधिकार था जो किसी साधारण साधक में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ साधारण शब्द हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होंगे। बड़े मास्टर, मोहुआ को इसे स्वीकार करने में कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई चिंता नहीं, एल्डर मास्टर जून की अभिव्यक्ति आश्वस्त करने वाली थी, यहाँ तक कि एक सौम्य मुस्कान के साथ जब उन्होंने मोहुआ की ओर देखा और संकेत दिया, जिसकी बात करें तो ताइक्सू गेट वास्तव में उनका बहुत बड़ा एहसानमंद है, बहुत बड़ा उपकार। मोहुआ ने सिर हिलाया। तो यही कारण था, इसमें एक ऐसा संबंध शामिल था। ऐसा कहा जाता है कि शांगुआन वैनरेन के 2 बड़े परिवारों, ताया चोनगक्सू और ताइक्सू गेट के बीच कुछ पुराने रिश्ते थे। उनके बीच कुछ एहसानों का आदान प्रदान होना आम बात थी।
यह अभी अज्ञात था कि किस तरह का मामला ताइक्सू गेट पर एहसान कर सकता है। मो हुआ के मन में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन संप्रदायों और महान परिवारों के स्तर पर इस तरह के एहसानों के आदान प्रदान की वह जांच नहीं कर सकते थे। मो हुआ ने आदरपूर्वक सुलेख स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बड़े गुरु। बड़े मास्टर झुन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और संतुष्टि से सिर हिलाया। इसके बाद मो हुआ ने एक सवारी ली, ताइक्सू गेट छोड़ दिया और गू परिवार के पास गया। गू परिवार का घर रोशनी और रंगों से सजा हुआ था, उत्सवपूर्ण लेकिन दिखावटी नहीं, जीवंत और उत्सवपूर्ण। गू चांगहुआए अभी भी ताओवादी दरबार के कामों में व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था कि वे केवल शाम को ही लौट पाएंगे। वर्ष का अंत निकट आने के कारण वेनरेन वान भी कई मामलों में व्यस्त थी और मो हुआ उसे देखने नहीं जा सका। इसके बजाय ये यूएर था जिसने मो हुआ को देखकर खुशी से जयकार की और खुद को मो हुआ के आलिंगन में झोंक दिया। वेनरेन वेई ने तब कहा, मिस वान कुछ काम से व्यस्त हैं और केवल शाम के भोज के समय ही मुक्त होंगी। युवा मास्टर मो क्यों न मास्टर यूएर को घुमाने ले चले। त्योहारों के मौसम में किंगझोउ शहर काफी चहल पहल भरा होता है। यूएर ने मो हुआ को खुशी से देखा। मो हुआ ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। नए साल के आने में बस कुछ ही दिन बाकी है और किंगझोउ शहर वास्तव में उत्सव की भावना से गुलजार है। हमेशा फॉर्मेशन पेंटिंग में व्यस्त रहने वाले मो हुआ, जिन्हें लंबे समय से अवकाश नहीं मिला था, भी चंचल महसूस कर रहे थे। वह यूएर को साथ लेकर पूरे दिन चहल पहल वाले किंगझोउ शहर में घूमता रहा। रास्ते में गाड़ियों और घोड़ों की कतारें लगी हुई थीं, लोग पानी की तरह बह रहे थे, बाजार कस्बे सघन और एक दूसरे से सटे हुए थे और सड़क के सिरों से लेकर कोनों तक लाल लालटेन लटकी हुई थीं। कभी कभी वहां आकर्षक आतिशबाजी, असंख्य खिलौने और विभिन्न स्वाद वाले नाश्ते भी होते थे। जैसे ही मो हुआ ने चारों ओर जीवंत दृश्य देखे, उसका मूड क्षण भर के लिए खराब हो गया। शोरगुल भरी भीड़ के बीच उसे तोंगशियान शहर में बिताए दिन याद आ गए। उसने अपने माता पिता, अपने छोटे दोस्तों, अदम्य अंकल झांग के बारे में सोचा और उसके देखभाल करने वाले स्वामी, रहस्यमय दादाजी गुई, उसके मूर्ख कनिष्ठ भाई और उसकी सुंदर कनिष्ठ बहन। साधना लंबी और कठिन है क्योंकि जीवन में भाग्य का उदय और पतन होता रहता है। वह नहीं जानता था कि वह सबको फिर कब देख सकेगा। मो हुआ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और एक उदास भाव के बीच अचानक उसके सामने कैंडीड नागफनी की एक माला देखी। अपना सिर घुमाकर मो हुआ ने यूएर को देखा, जिसके एक छोटे से हाथ में कैंडीड नागफनी की एक लंबी माला थी और वह उसे कुतर रहा था, और अपने दूसरे छोटे हाथ से उसने मो हुआ के सामने क्रिस्टल क्लियर, मीठे और खट्टे कैंडीड नागफनी की एक और माला पेश की, जैसे उसे संजोकर रख रहा हो, और दूधिया आवाज में कहा, भाई मो, कैंडीड नागफनी। यूएर ने 2 तार लिए, एक खुद खाया और एक मो हुआ के साथ साझा किया। मो हुआ हंसा, यूएर के छोटे से सिर को थपथपाया और फिर कैंडिड नागफनी को लिया, एक निवाला खाया, वास्तव में खट्टा और मीठा दोनों, बहुत स्वादिष्ट। कैंडिड नागफनी खाने के बाद मो हुआ का मूड अप्रत्याशित रूप से बहुत बेहतर हो गया। चलो, मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले चलता हूँ। मो हुआ ने फिर यूएर का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और पूरे दिन सड़कों पर टहलता रहा। जब रात हो गई, दीपक जल गए और पारिवारिक भोज शुरू होने वाला था, तब मो हुआ ने यूएर को गू परिवार के पास वापस ले गया। यात्रा में भीड़ थी, जिससे हमें थोड़ी देरी हो गई। गू परिवार के पास पहुंचने पर मो हुआ को अचानक एहसास हुआ कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। दिन में जो माहौल हंसी खुशी से भरा था, वह रात होते होते और भी गंभीर हो गया था। आने जाने वाले किसान भी अब ज्यादा संयमित हो गए थे, ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मो हुआ को यह अजीब लगा और गुअन को पास से गुजरते देख उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, छोटा भाईन। गुअन चौंक गया, लेकिन मो हुआ को देखकर वह उसके पास आया और उसका अभिवादन किया। मो हुआ ने धीमी आवाज में पूछा, क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल नहीं, गुअन ने चारों ओर नजर घुमाए और अपनी आवाज भी धीमी कर ली। शांगगुआन परिवार से एक आगंतुक आया है। शांगगुआन परिवार? मो हुआ स्तब्ध रह गया। उसने उलझन में पड़ी यूएर की ओर देखा और गुअन से हैरानी से पूछा, तो क्या हुआ अगर शांगगुआन परिवार आ गया है? क्या गु परिवार और शांगगुआन परिवार के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं? माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों है? गुअन ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन इस बार शांगगुआन परिवार का व्यक्ति उच्च स्थिति का प्रतीत होता है और उसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए परिवार के मुखिया ने परिवार के शिष्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने भाषण और आचरण में सावधानी बरतें।
ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह वहां केवल भोजन के लिए गया था। इसके अलावा एक छोटा सा आधार स्थापना साधक होने के कारण शांगुआन परिवार शायद उस पर विचार भी न करे। जल्द ही पारिवारिक भोज शुरू हो गया। अधिकांश उपस्थित लोग गु परिवार से थे, चाहे वे एल्डर पर्यवेक्षक, प्रवर्तन नेता या सिर्फ साधारण शिष्य थे। मोहुआ अक्सर गु परिवार से मिलने जाता था और उनमें से अधिकांश उससे काफी परिचित थे। कुछ बुजुर्ग जैसे आंटी गु हुन, एल्डर गु, मोहुआ के साथ बातचीत करते थे क्योंकि वे उन्हें बहुत प्यारे और विनम्र पाते थे। अन्य बुजुर्ग भी मोहुआ को जानते थे। साधारण शिष्यों में से कई मोहुआ से भी काफी परिचित थे। उनमें से अधिकांश ताओवादी दरबार में पदों पर थे और कुछ ने तो मोहुआ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई भी लड़ी थी। रास्ते में कई लोगों ने उनका अभिवादन किया, चाहे उन्होंने नमस्ते कहा हो या फिर एक दूसरे से बातचीत की हो या फिर सामान्य बातचीत की हो। मोहुआ को ऐसा लगा जैसे वह अपने घर वापस आ गया हो। गु चांगहुआ, जो अभी अभी अपना आधिकारिक कर्तव्य पूरा करके जल्दी से घर वापस आया था, बगल में बैठा हुआ एक जटिल भाव के साथ देख रहा था। यहां तक कि वह लगभग भूल ही गया था कि इस बच्चे मोहुआ का उपनाम मो है, न कि गु। दूर से वैनरेन वान ने मुस्कुराते हुए मोहुआ की ओर हाथ हिलाया। मोहुआ यूएर के साथ वैनरेन वान के पास गया। यूएर ने खुद को वैनरेन वान की बाहों में फेंक दिया और प्यार से पुकारा, माँ। वैनरेन वान का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था जब उसने यूएर के गाल पर चुटकी काटी, फिर अपना सिर घुमाया और मोहुआ से गर्मजोशी से कहा, आप बाद में यहीं बैठिए, यहाँ अच्छा खाना मिलेगा। हम मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया। वैनरेन वान ने मोहुआ के चेहरे को फिर से देखा और धीरे से कहा, तुम पहले से ज्यादा दुबले लग रहे हो, शायद कड़ी साधना की वजह से। बाद में मैं उन्हें तुम्हारे पोषण के लिए थोड़ा सूप बनाने को कहूंगा। मोहुआ मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद चाची वान। वैनरेन वान ने धीरे से मुस्कुराते हुए मोहुआ को नीचे बैठाया और उसे कुछ ताज़ा स्पिरिट मेलन और स्पिरिट फल दिए। मोहुआ आराम से बैठ गया, तरबूज का एक टुकड़ा खाया और कुछ ही दूरी पर ऊंचे मंच की ओर देखा जहां दो लोग बैठे थे। उनमें से एक गु परिवार का स्वामी था। मोहुआ ने उसे देखा था लेकिन उससे कभी बात नहीं की थी। दूसरा, दिखने में चमकदार, गरिमा से भरपूर, अपनी उम्र और थोड़ी सी सफेद होती कनपटियों के बावजूद अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, अपनी आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियों के साथ बैठा हुआ था। मोहुआ ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति यूएर के दादा थे, अर्थात शांगुआन परिवार के वर्तमान मुखिया शांगचे। मोहुआ चुपके से शांगचे का आकलन कर रहा था। शांगचे ने मोहुआ पर एक नजर भी नहीं डाली। ये गु परिवार का पारिवारिक भोज था जिसमें कई शिष्य और काफी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। शांगचे, जो एक उच्च पद और महत्वपूर्ण शक्ति रखता था, स्वाभाविक रूप से हर किसी के बारे में पूछताछ नहीं करेगा। वह अपने पास बैठे गु परिवार के गुरु से कुछ फुसफुसा रहा था। गु परिवार के स्वामी, जिनका नाम गु शोयान था, कुछ अधिक उम्र के दिखते थे। उनकी भौहें मोटी और आंखें तीखी थीं और उनका हाव भाव बहुत मजबूत और जिद्दी था। उन्होंने एक बार कियानेक्स्यू राज्य सीमा के भीतर ताओवादी न्यायालय के दरबारी नेता के रूप में कार्य किया, जिसके पास महान शक्ति और दुर्जय प्रतिष्ठा थी। दो पारिवारिक स्वामी शांगचे और गु शोयान गंभीर भाव लिए हुए थे और यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। चूंकि ध्वनि पृथक्करण संरचना कार्यरत थी, मोहुआ उन्हें सुन नहीं सका। न केवल उस ऊंचे मंच के आसपास जहां दोनों पारिवारिक स्वामी बैठे थे, बल्कि भोज की मेज पर भी जहां वह बैठे थे, कम से कम तृतीय श्रेणी के ध्वनि अलगाव संरचनाएं स्थापित की गई थीं। ये संरचनाएं गु परिवार के प्रत्यक्ष वंश, बुजुर्गों और सम्मानित अतिथियों को बाहर के साधारण शिष्यों से अलग करती थीं। मोहुआ बाहर का शोर नहीं सुन सका। बाहर के शिष्य भी यह नहीं सुन सके कि ये बुजुर्ग क्या चर्चा कर रहे थे। कबीले के सदस्यों की संगति का आनंद लेना तथा एक दूसरे को परेशान न करना। मोहुआ ने अन्य उपस्थित लोगों का सर्वेक्षण किया और पाया कि गु परिवार के साधकों के अलावा कई अपरिचित चेहरे भी थे। इन सभी साधकों के चेहरे पर घमंड और विशिष्ट आचरण था तथा उनकी साधना का स्तर भी असाधारण था। वे संभवतः गु परिवार के सम्मानित अतिथि थे और उनमें से अधिकांश संभवतः शांगुआन परिवार के बुजुर्ग थे। उन्हें उनकी स्थिति और साधना स्तर के अनुसार व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया था। मोहुआ ने ऊपर से नीचे तक बैठने की व्यवस्था को देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया।
परिवार जितना बड़ा होता था, रीति रिवाज उतने ही महत्वपूर्ण होते थे। जो एक सामान्य पारिवारिक भोज प्रतीत होता था, उसमें बैठने की व्यवस्था में बहुत सी जटिलताएं होती थीं, जिससे थोड़ी सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती थी। परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति में सर्वोच्च स्थान स्वाभाविक रूप से दो पारिवारिक स्वामियों के पास थे। उनके नीचे गहन साधना वाले शक्तिशाली बुजुर्ग थे। इसके बाद प्रत्यक्ष वंश के मुख्य शिष्य थे, या दूसरे शब्दों में अगले पारिवारिक गुरु के लिए उम्मीदवार थे। इसके बाद रक्त, वंश, स्थिति, खेती बाड़ी आदि के आधार पर सीटों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया, संभवतः मेहमानों के बीच संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए। जिनके बीच अच्छे संबंध थे, उन्हें एक साथ बैठाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेजबान और अतिथि दोनों ही भोज का पूरा आनंद उठा सकें। झगड़ा करने वालों को अलग बैठाया गया ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो। मो हुआ ने शांगुआनयी को देखा। शांगुआनयी को परिवार के मास्टरों के करीब ऊपर की ओर बैठाया गया था, क्योंकि वह शांगुआन परिवार के प्रत्यक्ष वंश से थे और अगले परिवार मास्टर के लिए एक उम्मीदवार भी थे। गू परिवार की ओर से एल्डर गू होन, जो अक्सर मो हुआ के साथ मिठाइयां साझा करते थे, भी ऊपरी सीट पर बैठे थे। प्रत्यक्ष वंश की बुजुर्ग महिला होने के नाते उनकी स्थिति उच्च थी, अनुभव भी आदरणीय था तथा उनकी साधना का स्तर भी उल्लेखनीय था। मो हुआ ने और नीचे नजर डाली और गू चांगहुई को देखा। अंकल गू बीच में ऊपर की ओर बैठे थे। हालांकि वह सीधे वंश से थे, उनके माता पिता का निधन जल्दी हो गया था और कुल में उन्हें कोई सहारा नहीं था। हालांकि उनकी प्रतिभा अच्छी थी, उनका चरित्र बहुत अलग थलग था, इसलिए उनकी सीट औसत से थोड़ी ही ऊपर थी। हालांकि यह अभी भी काफी अच्छा था। ऐसे बहुत से लोग थे जो उसके जैसे भाग्यशाली नहीं थे। उदाहरण के लिए मो हुआ स्वयं। मो हुआ ने नीचे देखा और महसूस किया कि उसकी सीट बीच में नीचे की ओर थी। ये बिल्कुल सामान्य बात थी। आखिरकार वो यहाँ भोजन की तलाश में आया था। एक ढीले साधक होने के कारण, जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था तथा जिसका आध्यात्मिक मूल घटिया था, गू परिवार के साथ उसका कोई संबंध नहीं था तथा प्रयास करने पर भी वह उनसे जुड़ नहीं पाता था। ऐसे पारिवारिक भोज में बैठने का अवसर मिलना ही सौभाग्य की बात थी, इसमें कोई भी झिझक नहीं दिखा सकता था। लेकिन मो हुआ ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े यूएर और आंटीवान की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। पारिवारिक भोज में उनकी उपस्थिति एक ओर तो गू परिवार के साथ उनके अच्छे संबंधों के कारण थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह संभवतः आंटीवान और यूएर के प्रभाव के कारण थी। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पारिवारिक भोज में आंटीवान और यूएर की सीटें औसत से थोड़ी ही बेहतर गुणवत्ता की क्यों थीं? यहाँ कुछ गड़बड़ थी। चाची वान वैनरेन परिवार के प्रत्यक्ष वंश से थीं और चाचा शांगुआनयी की पत्नी थीं, जिनका विवाह एक उचित और सम्मानित विवाह के माध्यम से हुआ था। और यूएर शांगुआन परिवार के मास्टर के प्रत्यक्ष वंशज और पोते थे। ऐसे पारिवारिक भोज में उनका इतना पीछे बैठना काफी अजीब था। मो हुआ ने फिर से चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। युवा होने के कारण यूएर को कबीले की स्थिति और भोज में बैठने की व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह केवल उत्साह के साथ अपने चॉपस्टिक्स को पकड़े हुए दावत शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चाची वान शायद स्थिति को समझती थीं, लेकिन उनकी आंखें केवल अपने बच्चे में ही डूबी हुई थीं। जब तक यूएर उसके पास सुरक्षित और खुश रह सकती थी, तब तक उसे परिवार की रैंकिंग और बैठने की जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मो हुआ ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं, तभी अचानक उसकी दिव्य इंद्रिय जागृत हुई और उसने कई निगाहों को देखा। क्या कोई मुझे देख रहा है? मो हुआ ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। ये सभी निगाहें उसके बगल में खड़ी आंटीवान और यूएर की ओर थीं। उनमें से एक नज़र शांगुआनयी की थी। शांगुआनयी ऊपरी सीट पर बैठे होने के बावजूद स्पष्ट रूप से कुछ व्यस्त थे। बीच बीच में नीचे की ओर देखते हुए अपनी प्यारी पत्नी और बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखें लालसा और उदासी से भरी हुई थीं। एक वयस्क व्यक्ति के लिए वह कुछ दयनीय लग रहा था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। दूसरे थे अंकल गू, आंटी वान और यूएर की ओर उनकी निगाहें अधिकतर चिंता से भरी थीं। बेशक उसने यूएर के बगल में बैठे मो हुआ को भी देखा। मो हुआ ने उसकी ओर आंख मारी। गू चांगहुआई ने हल्के से खर्राटे लिए और अपना शराब का प्याला उठाकर खुद पीने के लिए मुड़ गया। ये दोनों निगाहें नेकनीयत थीं। बाकी निगाहें शांगुआन परिवार के बुजुर्गों के समूह से आईं। उनकी निगाहें यद्यपि दुर्भावनापूर्ण नहीं थीं, फिर भी उनमें निश्चित रूप से गर्मजोशी की कमी थी। वे ठंडी, उदासीन, जांच और आलोचना से भरी हुई थीं तथा धीमी फुसफुसाहट के साथ थीं। मो हुआ ने धीरे से आह भरी।
कोई भी उत्सव अंतहीन नहीं होता। एक परिवार के भीतर की चालें और षड्यंत्र वास्तव में बहुत कष्टकारी थे। लेकिन जल्द ही पारिवारिक बोझ शुरू हो गया और मोहुआ ने इन विचारों को एक तरफ रख दिया। मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। उड़ने वाले मुर्गे और आत्मा जानवर, विदेशी फल और बढ़िया व्यंजन, मछली, झींगा, सुअर का मांस और जियाओलो, चिकन, हंस, लुवान पक्षी। रंग, सुगंध और स्वाद में आकर्षक, वे भूख बढ़ा देते थे। यद्यपि गू परिवार 5वीं कक्षा का नहीं था, फिर भी यह एक प्रतिष्ठित महान परिवार था, और परिवार का वार्षिक भोज, हालांकि बहुत ज्यादा भव्य नहीं था, फिर भी निश्चित रूप से भरपूर होता था। विशेषकर मोहुआ के लिए, जो एक लूज कल्टीवेटर पृष्ठभूमि से आया था। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन खाना सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि यह एक भोज था, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन का आनंद लेना बेहतर समझा। कुलीन परिवारों के बेटे शिष्टाचार पर ध्यान देते थे तथा दिखावटी ईमानदारी के साथ बातचीत करते हुए खुशियां बांटते थे। हालांकि मोहुआ और यूइर ने केवल दावत पर ध्यान केंद्रित किया और दिल खोलकर खाया। लेकिन जब वे खाना खा रहे थे, मोहुआ को अचानक महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। ये काफी कठोर और असंतोष से भरा हुआ था। जब मोहुआ ने देखा, तो उसने देखा कि सम्मान की सीट पर एक महिला बुजुर्ग बैठी थी, जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा भारी मेकअप से भरा हुआ था। वह चाची वान को बुरी नजर से देख रही थी और किसी विचार में खोई हुई थी। मोहुआ चुपचाप उस पर नजर रखते हुए अपने मुर्गे की टांग चबाता रहा। पारिवारिक भोज जारी रहा। व्यंजन स्वादिष्ट थे और प्यालों की खनक सुनाई दे रही थी। बाहर से तो सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलगाव का भाव था। अंततः अज्ञात समय के बाद जब मोहुआ ने फलों वाली शराब पी, तो उसे एक प्रकार की घृणा महसूस हुई, जिसके बाद महिला बुजुर्ग ने अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा, मैंने सुना है कि वेनरेन परिवार की मिस वान भी यहाँ गू परिवार में है। मेरी कमजोर नजर के लिए माफ करना, लेकिन वो कौन हो सकती है? उसकी आवाज पूरी तरह से संयमित थी, न तो इतनी ऊंची कि असभ्य लगे, न ही इतनी धीमी कि हर कोई सुन सके। ये स्पष्टता गुप्त उद्देश्यों से पूछा गया प्रश्न था। वेनरेन वान ने यूएर को नीचे उतारा, शालीनता से उठे और महिला एल्डर का शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन किया। हरे कपड़े पहने महिला बुजुर्ग ने आश्चर्य का नाटक किया, बैठी रही और गर्मजोशी से बोलने का नाटक किया। मैं कियान राज्य के एक बड़े परिवार से हूँ, शेन परिवार की वैद्य बेटी हूँ, और कुछ समय पहले ही शांगरुआन परिवार से मेरी शादी हुई है। मैंने मिस वान के बारे में अक्सर सुना है, लेकिन उनसे कभी नहीं मिली, इसलिए जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी अशिष्टता पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वेनरेन वान ने थोड़ा सिर हिलाया। महिला बुजुर्ग ने फिर अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा नियंत्रित किया और अकड़ते हुए कहा, वंश के हिसाब से तो मैं आपकी चाची होनी चाहिए। वेनरेन वान पहले से ही थोड़ा नाखुश थी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और सम्मानपूर्वक कहा, चाची। हम। महिला बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, फिर आह भरी, अपनी चाची को दोष मत दो। तुम घर पर बहुत कम आती हो, जिससे हमारा मिलना मुश्किल हो जाता है और हम एक दूसरे से अपरिचित हो जाते हैं। लेकिन बात तो यह है कि महिला एल्डर ने वेनरेन वान को एक हल्की नजर से देखा और बेबाकी से कहा, श्री, आखिरकार अगले परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार के मुखिया की पत्नी। हर समय गू परिवार के साथ रहना, इसका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि आप शांगरुआन परिवार की उपेक्षा करती हैं? वेनरेन वान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। कमरे का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। जैसे ही वेनरेन वान बोलने वाले थे, शांगरुआन ही खड़े हो गए और गर्मजोशी से बोले, वान एर यूएर की देखभाल करने के लिए गू परिवार में रहता है। यूएर बचपन से ही कमजोर रहा है। उसके शरीर को मजबूत बनाने और उसकी जड़ों को पोषित करने के लिए उसे बहुत छोटी उम्र में ही ताइक्सू गेट में साधना के लिए भेजा गया था। माँ और बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यूएर की साधना के प्रति लगन को लेकर चिंतित। वान एर उसकी देखभाल और निगरानी के लिए यहीं रहे। इसके अलावा कियान लनिंग राज्य सीमा के पास शांगरुआन परिवार, गू परिवार और वेनरेन परिवार के पास कई ताओखेती उद्योग हैं, जिन्हें वान एर प्रबंधित करता है। महिला बुजुर्ग ने जोड़े के स्नेह को देखा और वेनरेन वान को एक बार आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इतने सौम्य रूप और आंतरिक ज्ञान के साथ आप सचमुच एक अद्भुत सुंदरी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान ये इतने समर्पित हैं, जहां भी संभव हो आपकी ओर से बोलते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। ये सचमुच ईर्ष्या करने योग्य है। इन शब्दों के साथ ही वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव बदल गए।
यह एक संकेत था कि शांगगुआन परिवार के युवा स्वामी के रूप में सुंदरता से अंधे हो गए थे और अपनी पत्नी के प्रभाव के कारण एक सक्षम नेता बनने में असमर्थ थे। शांगगुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। कुछ लोगों ने चुपके से परिवार के मुखिया शांग चे की ओर देखा, जो मुख्य सीट पर बैठे थे। आखिरकार शांग चे का इकलौता बेटा था। हालांकि शांग चे की अभिव्यक्ति शांत रही, वह अपने बेटे की आलोचना के प्रति उदासीन प्रतीत हुए। गु चांगहुआई ने वैनरेन वान को अकेले खड़े देखकर शांगगुआन परिवार की आलोचनाओं का सामना करते हुए भौहें चढ़ाईं और तुरंत खड़ा होना चाहा। लेकिन पलक झपकते ही एक तीखी निगाह उसकी ओर मुड़ गई। ये गु शोयान था, गु परिवार का स्वामी। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति जिद्दी थी, बार बार बोलना चाहती थी, लेकिन अंततः परिवार के मालिक की अवज्ञा करने में असमर्थ थी, केवल हार मानकर बैठ सकती थी। गु चांगहुआई को भी यह समझ आ गया कि बोलना व्यर्थ होगा और इससे स्थिति और खराब होगी। इस बीच शांगगुआन ने संयम का दिखावा किया, लेकिन उसका दिल बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक वे वानर और यूएर का बचाव करेंगे, उतनी ही अधिक उनकी आलोचना होगी। और ऐसा लग रहा था कि वह भावनात्मक रूप से बहुत अधिक जुड़ा हुआ और अनिर्णायक था। यद्यपि वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, फिर भी दूसरों की राय उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को फंसाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। शेन परिवार की महिला बुजुर्ग ने स्थिति को देखकर एक हल्की मुस्कान दिखाए और अपनी नज़र यूएर की ओर घुमाई, अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुलीन परिवार के बेटे को 3 वर्ष की आयु तक शिष्टाचार का अभ्यास करना चाहिए, सभी कार्यों में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा बच्चा कैसे हो सकता है जो बड़ों के सामने बिना किसी रोक टोक के इतनी खुशी से पेश आता है, बिना किसी शिष्टाचार के बेतहाशा दौड़ता है, जो केवल खाने पीने के लिए पारिवारिक भोज में शामिल होता है। महिला एल्डर ने दुख से कहा, इससे मुझे डर है कि यह अच्छा बच्चा गुमराह हो सकता है। यूएर को सबके सामने डांट पड़ने पर अचानक से वह असहाय महसूस करने लगा और अपनी मां की पीठ के पीछे सिमट गया। ये देखकर वैनरेन वान का दिल दुख गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गई, उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, उसने शांगगुआन की चिंतित नजर देखी। वह तुरंत समझ गई। शेन परिवार की महिला बुजुर्ग ने एक बुजुर्ग के रूप में ये धूर्त शब्द कहे, मानो वे मार्गदर्शन हो। एक जूनियर के रूप में इसे सहन करना बेहतर था। यदि वह इसे सहन नहीं कर सकी और पलटकर जवाब दिया, तो परिणाम अधिक गंभीर होंगे। न केवल उसे बड़ों के प्रति अनादरपूर्ण करार दिया जाएगा, बल्कि यूएर को भी दोषी ठहराया जाएगा, उसे बुरे आचरण वाला करार दिया जाएगा, क्योंकि वह मां थी और यूएर का पालन पोषण उसने ही किया था। वैनरेन वान की आंखें हल्की लाल थीं, उसके नाजुक हाथ तब तक जकड़े हुए थे जब तक वे सफेद नहीं हो गए। मुंह हुआ बहुत गुस्से में लग रहा था। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने पाया कि महिला बुजुर्ग विजयोन्माद से भरी हुई पहले ही उसकी ओर देख चुकी थी। हे युवा स्वामी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस परिवार से हैं? मुंह हुआ आश्चर्यचकित रह गया। मुंह हुआ के जवाब का इंतजार किए बिना महिला बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया, इतनी घटिया आध्यात्मिक जड़ के साथ, मुझे लगता है तुम किसी कुलीन परिवार के बेटे नहीं होगे। तुम शायद कहीं से कोई जंगली बच्चा हो। फिर उसने अपनी नजरें वैनरेन वान की ओर घुमाई और आह भरते हुए कहा, यहीं पर तुम गलत हो। एक साधक ताओ साधना के लिए कानून, धन, साथियों और जमीन की तलाश करता है। यहाँ साथी का मतलब समान विचारधारा वाले ताओवादी मित्रों से है। कुलीन परिवारों के सदस्यों को बचपन से ही मित्र बनाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। विनम्र मूल, निम्न स्थिति, साधारण रक्त वंश और निम्न आध्यात्मिक जड़ों वाले ऐसे लोगों का न केवल कोई मूल्य नहीं है, बल्कि वे मेज पर बैठने के भी अयोग्य हैं। और तो और, इस बच्चे के आचरण यूएर से भी अधिक असभ्य हैं, उसका पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ है। क्या आपको डर नहीं है कि प्रतिष्ठित शांगगुआन परिवार का प्रत्यक्ष वंश इस युवक के कारण गुमराह हो जाएगा? यद्यपि यूएर को पूरी तरह से समझ नहीं आया, वह जानती थी कि उसके भाईमों की बदनामी हो रही है, और उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वैनरेन वान भी खुद को रोक नहीं सका। अगर यह उसका अपना मामला होता तो वह इसे सहन कर लेती। लेकिन मोहुआ यूएर का हितैषी था। जब यूएर का अपहरण हुआ था, तो मोहुआ ने ही उसे बचाया था, और यह पूरी तरह से मोहुआ की बदौलत ही था कि उसे बुरे सपनों से राहत मिली। वैनरेन वान की निगाहें बर्फीली हो गईं, और उसने तुरंत कहा, तुम। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने पाया कि मोहुआ उसकी आस्तीन खींच रहा था।
वेनरेन वान अचंभित रह गया। उसने नीचे देखा और देखा कि मोहुआ फलों की शराब का एक घूंट ले रहा है, अपने गले को गीला कर रहा है, फिर अपना मुंह पोंछ रहा है और धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। वेनरेन वान को नहीं पता था कि मोहुआ क्या करना चाहता था। मोहुआ ने मासूम चेहरा बनाया और चुपके से महिला बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए वेनरेन वान से फुसफुसाते हुए कहा, आंटी वान, ये डरावनी बूढ़ी औरत कौन है? उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर दी, लेकिन वह अपनी आवाज को केवल धीमा कर रहा था, उसे अपनी दिव्य भावना से ढके बिना। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक में अद्भुत साधना थी, फिर वे उसकी बातें कैसे नहीं सुन पाए। डरावनी बुढ़िया। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर तुरंत ही भावुकता छा गई। महिला बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत गुस्से से घूरने लगी। अपने पूरे जीवन में, जो अब 200 साल से भी अधिक समय से चल रहा है, उसने लोगों को केवल यही कहते सुना था कि वह शहरों को हिला देने वाली सुंदरता, एक पेंटिंग की तरह उत्कृष्ट, युवावस्था से अबाधित आकर्षण वाली है। वह भी अपने आप को किसी से कम सुंदर नहीं मानती थी, लेकिन उसने कभी इस छोटे से बदमाश की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में उसे बुरी औरत कहना। उसने मोहुआ की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये डरावनी बुरी औरत कौन है? उसके तीखे सवाल ने बहुत कुछ कह दिया। मोहुआ चौंका और कमजोरी से बोला, आंटी वान ने आपको आंटी कहा था। अगर आप बुरी महिला नहीं हैं, तो फिर आप क्या हैं? महिला बुजुर्ग की आंखें आग उगल रही थीं। वेनरेन वान को कुछ हद तक मजा आया, फिर भी वह हंसी और आंसू के बीच फंसने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वह एक आंटी है, वह मुझसे केवल 100 साल से थोड़ी अधिक बड़ी है, इतनी भी नहीं कि उन्हें बुढ़िया कहा जा सके। मोहुआ बुदबुदाया, मुझे कैसे पता चलेगा? उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पाउडर लगा है, दीवार जितना मोटा मैं नहीं बता सकता। महिला बुजुर्ग ने अपने दांत पीसकर टुकड़े टुकड़े कर लिए। मोहुआ ने फिर वेनरेन वान से पूछा, अगर बूढ़ी औरत नहीं, तो क्या मुझे उसे बूढ़ी चाची कहना चाहिए? अंततः मेज पर बैठा कोई व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। जल्द ही अधिकाधिक लोग चुपचाप हंसने लगे। हंसी से उत्तेजित होकर शेन परिवार की महिला बुजुर्ग अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। उसने अपनी हथेली के एक तमाचे से कटोरों और बर्तनों से भरी पूरी मेज तोड़ दी और खाना और सूप इधर उधर बिखर गया। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और स्थिरता से कहा, ये बूढ़ी आंटी अपने नखरे दिखाते हुए कितनी असभ्य है। सभी कार्यों, बैठने, खाने और सोने में उचित शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि 3 साल की उम्र से ही सीखना शुरू हो जाता है? ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग 200 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं सीख पाए हैं? मोहुआ ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, देखो, उसने खुद नहीं सीखा है और फिर भी वह दूसरों को सिखाने के बारे में सोचती है। महिला बुजुर्ग का चेहरा सफेद पाउडर में लिपटा हुआ बर्तन के तले की तरह काला हो गया और उसके चेहरे के भाव विकृत होने लगे। काफी देर बाद वह अपने दिल में गुस्से को दबाने में कामयाब हुई और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें अपने बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं है। गू परिवार, तुम किस तरह के बदमाश हो कि मेज पर बदतमीजी से बोलने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? असल में तुम्हारी क्या हैसियत है? यदि आप अपनी उत्पत्ति का खुलासा नहीं करते हैं, तो शांगगुआन परिवार और शेन परिवार दोनों इसे जाने नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ सभी ने भौहें चढ़ा दी। प्रतिष्ठित शेन परिवार से होने और अब शांगगुआन परिवार में विवाहित होने तथा एक बुजुर्ग का पद धारण करने के बावजूद उसका मन इतना संकीर्ण था, आचरण में इतनी कमी थी कि वह एक बच्चे को परेशान कर सकती थी और उसे सार्वजनिक रूप से धमकी दे सकती थी। फिर सभी ने मोहुआ की ओर चिंता से देखा। गू परिवार के कई बुजुर्ग जो मोहुआ को जानते थे, मामले को सुलझाने के लिए खड़े हो गए। बच्चे की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, गुस्सा क्यों करना चाहिए? एल्डर गुहुंग ने भी उदासीन टिप्पणी की। छुट्टियों का मौसम आ रहा है, ज्यादा परेशान होना ठीक नहीं है। आखिरकार यह एक पारिवारिक भोज है और सामंजस्य बनाए रखना ही सबसे अच्छा है। मैं इस बच्चे से बाद में बात करूंगा। हालांकि महिला बुजुर्ग ने इसे जाने नहीं दिया और उपहास किया। ये छोटा सा भूत, यह आपके गू परिवार से तो नहीं है? बुजुर्ग दंग रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बेशक मोहुआ गू परिवार से नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में वे स्वाभाविक रूप से झूठ नहीं बोल सकते थे। महिला बुजुर्ग ने फिर ठंडे स्वर में कहा, तो फिर यह बदमाश तुम्हारे गू परिवार के भोज में क्यों आया है और मुझसे इतनी बेरुखी से बात करने की हिम्मत क्यों कर रहा है? तुम्हारे गू परिवार को मुझे इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये शब्द कानों को अप्रिय लग रहे थे। गू परिवार के सभी बुजुर्ग अप्रसन्न दिखे।
हमने आपको पहले ही शेन परिवार और शांगुआन परिवार को सम्मान देने की सलाह दी थी। बेहतर होगा कि समस्याएं कम हों। लेकिन इतना असंयमित, इतना अहंकारी होने का मतलब था कि उसने गू परिवार को ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि गू परिवार शेन परिवार जितना प्रमुख नहीं था, फिर भी यह कोई छोटा परिवार नहीं था जिसे आसानी से दबाया जा सके। माहौल कुछ तनावपूर्ण होने पर मोहुआ ने अंततः एक लकड़ी का बक्सा निकाला, उसे धीरे से मेज पर रखा और स्पष्ट रूप से घोषणा की, मैं यहाँ उपहार देने आया हूँ। महिला बुजुर्ग ने नीचे देखा और देखा कि मोहुआ के लकड़ी के बक्से में बस एक साधारण सी बिना माउंट वाली सुलेख कला थी, जिसमें किसी भी तरह की भव्यता या भव्यता का अभाव था।